हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कल अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आगे अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर अभिक्रियाएं मैंने बताई, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। फिर अपन ने देखा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। एक समीकरण का मैंने शायद आपको संतुलित करके भी उसको दिखाया था, मैंने बताया था आपको। फिर अपन आगे और भी समीकरण क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इसके अलावा अपन ने पढ़ी थी कल संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं अपनी 3rd नंबर की विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए बेटा, विस्थापन अभिक्रिया नाम से ही जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, विस्थापन नाम से स्पष्ट हो, विस्थापित करना मतलब किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, उसको विस्थापित करना। जैसे कि अपन किसी भी चीज़ को लेते हैं तो अपन क्या है, कोई 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं या कोई भी 2 वस्तु है, तो अपन एक पदार्थ दूसरे को क्या करता है, विस्थापित करता है, या एक व्यक्ति दूसरे को क्या कर देता है, अपने स्थान से उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है। लेकिन कौन हटा सकता है, विस्थापित कौन कर सकता है, कि जो उससे अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। जब कोई पदार्थ उससे अधिक क्रियाशील होगा तो वो क्या, दूसरे पदार्थ को क्या कर देगा, उस स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मैंने जैसा कि आपको बताया, विस्थापन का अर्थ क्या होता है, किसी एक पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ को विस्थापित करना, मतलब उसको दूसरे स्थान पर हटाना। देखिए, तो किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका क्या कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुना बेटा, किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तथा दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को क्या विस्थापित करके स्वयं उसका क्या कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित करके उसको क्या कर लेता, उसके स्थान पर क्या आता है, स्वयं आ जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि आयरन है, Fe किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट एक्वस होगा, ठीक है, AQ एक्वस, ये विलयन के रूप में है। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है, क्रिया करता है। जब अपन आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो आयरन जो होता है वो इस कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखिए बेटा, दोबारा सुने कि अपन ने आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को ये आयरन क्या कर देता है, अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, और इसके कॉपर की जगह ये आयरन क्या स्वयं आ जाता है। तो क्या समीकरण बन जाएगा, FeSO4, ये भी किस में होगा, एक्वस के रूप में हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, Cu। तो इसमें से क्या कहने का मतलब, इस आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तब ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन क्या कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, क्लियर है।
विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया का मैंने आपको क्या बताया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्लियर है? ये हुआ अपनी क्या है? विस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए अगली अपन देखते हैं, तो अगली अभिक्रिया आती है अपनी यहाँ पर क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्वि मतलब दो, विस्थापित मतलब विस्थापित होने वाला अभिक्रियाएं, तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखिए बेटा अपन इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए तो वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में क्या होता है? आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों। अब आयन क्या है? धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनके बीच में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आयन आप जानते ही हो, या तो धनायन होंगे या ऋणायन होंगे। ठीक है, देखिए अपन एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक किस रूप में होगा? एक्वस के रूप में। बेरियम क्लोराइड का जो विलयन है इसकी क्रिया अपन क्या कराते हैं? जब सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं, सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4, ये भी क्या होगा? एक्वस के रूप में होगा बेटा। इसकी क्रिया जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब अपन सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो ये Ba किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ, और Na किसके साथ निकल जाएगा? Cl के साथ में। तो देखिए अपना क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बन जाएगा, Na आएगा और Cl आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एक तो अपना क्या बन जाएगा? NaCl, और दूसरा क्या बन जाएगा अपना? बेरियम सल्फेट। चाहे तो BaSO4 आगे लिख दो, चाहे उससे कोई अंतर नहीं आता है। देखिए BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा अपना? NaCl। अब आप देखो BaCl2 की, देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ अपन कराते हैं तो क्या बन जाएगा? BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। क्योंकि आपको ये भी बताया था मैंने कि धनायन है, ये ऋणायन है, तो धनायन क्या है? ऋणायन से जुड़ेगा तब उदासीन होगा। ये ऋणायन है, ये धनायन है। Na धनायन होता है आप जानते हो, और Cl क्या है? ऋणायन होता है। अगर इनका आयनन कराते हैं, अगर अपन बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, अगर बेरियम क्लोराइड का देखिए अपन आयनन कराएंगे तो ये किस में टूट जाएगा? Ba2 धनायन में। इसी प्रकार क्लोरीन का अपन क्या कराते हैं? अगर आयनन कराते हैं तो ये किस में बदल जाएगा? Cl ऋणायन में। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट में अपन Na का कराते हैं आयनन तो क्या हो जाएगा जी? Na क्या है? धनायन में बदल जाएगा। सल्फेट का कराते हैं तो SO4 क्या हो जाएगा? तो ऋणायन में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है? आयनन होता है। देखिए अब इसको और देखते हैं, अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए जो BaSO4 अपना किस स्टेट में? सॉलिड में, और ये NaCl किस में? एक्वस में। देखिए नहीं, ये सॉलिड गलत लिखा है बेटा, ये गलत। और सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा, और ये क्या होगा? एक्वस में होगा। देखिए तो क्या है? बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब अपन सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में क्या बनता है? अपना सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या कहते, किसे कहते हैं? कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या है?
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में क्या होता है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अपन ने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, उनके एग्जाम्पल पढ़े। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अगली देखते हैं अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसका एक और नाम है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या क्या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। देखिए तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा जेडेन, जेडेन क्या करेगा, देखिए बेटा जेडेन अपने क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग कर देता है, और ये जेडेन 2 धनायन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तब ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे कि और देखो अब सोडियम धातु, सोडियम धातु है अपनी। सोडियम अपना क्या करती है, सोडियम के आप जानते हो क्या होते हैं, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 8 1। अब इसमें क्या बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, और एक क्या हो जाएगा, धनायन में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपन इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, पुरानी परिभाषा है। पुरानी परिभाषा क्या है ऑक्सीकरण की, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में क्या होती है, कमी होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में क्या होती है, कमी होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी अपना क्या हुई, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगली देखते हैं अपन, दूसरी आती है अपनी अगली आती है अपनी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है अवकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। देखिए देखिए तो जैसे अपन ने क्या है ऑक्सीकरण पढ़ा था, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा, कि वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है।
वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? पहले अपन ने ऑक्सीकरण पढ़ा था। ऑक्सीकरण में क्या हुआ था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कि बताया कि Na है, ये Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और Na में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसको, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि Zn है, Zn2 धनायन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और Zn में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। या इसको अपन ऐसे भी दे सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में कमी होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को भी हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? ऐसी अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में क्या होती है, कमी होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अब इसी के बाद आती हैं अपनी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया या इसको अपन कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों वर्ड आ रहे हैं। तो देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बेटा? किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अपन उदाहरण के लिए लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण के लिए अपन लेते हैं जैसे हेमेटाइट Fe2O3, ये किस अवस्था में होता है, सॉलिड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। क्या बन जाएगा बेटा अपना, Fe+CO2। देखिए Fe+CO2 ये बन जाएगा बेटा। हेमेटाइट ये लोहा आयरन ऑक्साइड है, इसकी अपन क्रिया किससे करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो क्या प्राप्त होता है, लोहा आयरन, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस क्या होती है, प्राप्त होता है। फिर ये क्या सॉलिड स्टेट में ये क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। देखिए बेटा अपन इसमें देख रहे हैं, अब ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 3 और 1 4, वहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2। आयरन यहाँ पर कितनी है, 2, तो अपन आयरन के आगे क्या कर लो, 2 कर लो बैलेंस। अब यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, वहाँ कार्बन कितना है, 1। अगर अपन इसके आगे यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितने होगा, 4, 3 और 1 4। लेकिन कार्बन कितने होगा बेटा वहाँ पर, 2, तो अपन कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, 2। अब कार्बन 2 हो गए तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने होगा, 3 और 2 5। ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए अपन इसमें 2 का क्या करा दो, गुणा कराओ, तो ऑक्सीजन कितने होगा, 2 3 6।
और 2 8, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसको अपन 8 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4, लेकिन कार्बन भी कितने होगा बेटा अपने 4, कार्बन भी कितना होगा 4। अब आयरन ऑक्सीजन 2 3 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, सॉरी 2 3 6, 6 और 4 10। अब ये क्या है, अभी भी बैलेंस नहीं है, इस संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए अपन देखिए क्या करते हैं, तो इसमें क्या करा दो अपन 3 का गुणा करा दें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। अब आयरन कार्बन कितने हो रहे हैं 3, तो अगर 3 लगाते हैं अपन इसके आगे, तो ऑक्सीजन अपने कितने हो गए, ये हटा दीजिए, तो कार्बन अपने कितने होगा 3, तो कार्बन के आगे भी कितने 3। अब आयरन कितने अपने 2, तो आयरन के आगे अपन ने लगा दिया 2। इस प्रकार से समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया में कैसे ऑक्सीकारक को पहचानते हैं और कैसे अपन अपचायक को पहचानते हैं। ये मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि अपन इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को कैसे छांटते हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है और आपसे कभी कभी के समीकरण लिखी हुई आ जाती है और इसमें वो आपसे पूछता है कि इसमें कौन ऑक्सीकारक और कौन अपचायक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका तो क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है और Fe2O3 जो है इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। ये किस प्रकार से होगा, जैसे किसको पहचानते हैं, इसको अपन आगे अभी पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि कैसे इसका ऑक्सीकरण, कैसे अपचयक, मतलब कैसे ये कौन ऑक्सीकारक होगा कौन अपचायक होगा, ये अपन अभी पढ़ेंगे। अभी आप इसको इतना समझें। तो अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया, अगर आपसे कोई पूछे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या होती हैं साथ साथ होती हैं, उन्हें हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या हेमेटाइट, इसका अपन क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या कराते हैं क्रिया कराते हैं, तो ये किस में Fe और CO2 में क्या हो जाता है टूट जाता है, बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर Fe2O3 जो है इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा। देखिए ये अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। अब यहाँ पर अपन थोड़ा और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अपन क्या है समीकरण संतुलित करना सीखेंगे आगे से। देखिए यहीं पर आपको 2 प्रकार की अभिक्रियाएं और बता देते हैं, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। देखिए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है मुक्त होती है। वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है या ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है, ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा ऊष्माक्षेपी क्या कहते हैं अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं मेथेन CH4, ये ऑक्सीजन से क्या करता है क्रिया करता है और क्या बनाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मेथेन का जब अपन ऑक्सीकरण कराते हैं, मेथेन की जब अपन ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो उत्पाद क्या बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके साथ में बेटा क्या होती है ऊष्मा भी क्या होती है मुक्त होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये उदाहरण आपका
क्लियर है। कोई पूछे आपसे क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया मैथेन। मैथेन की क्रिया अपन ने ऑक्सीजन के साथ कराई तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया, जल क्या है, बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया, जल। साथ में ऊष्मा क्या हुई, मुक्त हुई। तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद आती हैं अपनी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी क्या है, अभिक्रियाएं क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए नाम से इस पर ऊष्माशोषी, शोषी मतलब अवशोषित करना, किसको, ऊष्मा को। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है या ऊष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, तब क्या कहते हैं हम, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं एल्यूमिनियम। Fe2O3 हेमेटाइट Fe2O3 से क्या करता है, क्रिया करता है। और देखिए नहीं इसको नहीं देंगे बेटा, ये तो क्या हो जाएगा अपना थर्माइट अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी में आ जाएगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट में अपन ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। जैसे ही ऊष्मा को अवशोषित करता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो एक किस्म टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुने बेटा कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किससे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल के लिए या उदाहरण के लिए अपन लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी क्या कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है। ये आज अपन ने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इन सभी के क्या है अपन ने एग्जाम्पलों को भी क्या यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, ये अपनी क्या हुई जो अभिक्रियाएं थी वो क्या है, कंप्लीट हुई। ठीक है, इसके आगे अपन कल क्या है, समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। कैसे अपन समीकरण संतुलित करेंगे वो अपन कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है।